कहानी के स्टार्ट में इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम योंग है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। ये काफी सैड होते हुए से पूछती है, तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप करने का कैसे सोच सकते हो? हम एक दूसरे के साथ रहते हुए 8 साल हो चुके हैं। फिर हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें इसका बॉयफ्रेंड चांदी से लाइब्रेरी में एक बुक देता है और इसे कहता है कि हम 10 साल तक डेट करेंगे और इसके बाद फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंट में ये सिर्फ सॉरी कहता है, कोई रीजन नहीं देता। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। योंग के सेल का अलार्मिंग होता है तो ये फौरन उठकर इसे बंद कर देती है। तभी इसे रियलाइज होता है कि इसके बेड पर इसके साथ कोई और भी सोया हुआ है। ये जैसे ही अपना मुंह घुमा कर देखती है तो इसे अपने साथ एक लड़का सोया हुआ दिखाई देता है। ये इसे देखते ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये लड़का कौन हो सकता है। फिर हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। योंग एग्जीबिशन में काम किया करती थी और यहाँ की एग्जीबिशन खत्म होते ही ये अपना सामान समेट रही थी। तभी इसे इसकी फ्रेंड का टेक्स्ट आता है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो और मिलने वाली जगह पर पहुँचो। तभी इसके साथ काम करने वाले इसके दोनों मेल फ्रेंड्स ये इसे आकर पूछते हैं कि आज तुम हमारे साथ बियर पीने चल सकती हो। ये कहती है कि मुझे बियर पसंद तो है। कि तभी इनकी टीम लीडर आ जाती है। ये आते ही इन्हें बताती है कि नेक्स्ट वीक एक और एग्जीबिशन है, इसलिए योंग तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये रीजन पूछती हैं तो बताती है कि मुझे कुछ न्यू रिसर्च पर काम करना है, इसलिए योंग को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस पर ये दोनों लड़के योंग से कहते हैं कि तुम काफी डेडिकेटेड लड़की हो जो अपने काम को लेकर हमेशा पहली प्रायोरिटी रखती है। इनके जाते ही योंग की लीडर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझे बताया था कि कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, तो तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। अब योंग जल्दी से एग्जीबिशन से निकलने लगती है तो डोर के पास आकर अपनी फ्रेंड का टेक्स्ट देखती है। अभी ये इसे रिप्लाई ही कर रही थी कि तभी एक लड़का इसके लिए डोर ओपन करता है। ये बिना देखे बाहर चली जाती है और ये लड़का चुपचाप अंदर चला जाता है। लड़के के जाते ही योंग को रियलाइज होता है और ये जब पलट कर देखती है तो इसे इस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई देता। खैर ये इस बात को इग्नोर करती है और सीधा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक पार्टी में आ जाती है। एक्चुअली ये पार्टी इनके स्कूल फ्रेंड ने अगेन से सिंगल होने की खुशी में दी थी। सॉन्ग आते ही अपने मेल फ्रेंड से पूछती है कि सोहाई कहाँ है, तो ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ है। फिर यहाँ पर वो लड़की आती है जिसने ये पार्टी इन सबको दी थी, इसका नाम यीजिन था। ये आते ही सबको कहती है कि आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। इससे मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि आप लोग मेरी सिंगल लाइफ के लिए काफी खुश हैं। तो मैं यहाँ पर सोहाई भी पहुँच जाती है। योंग से देखते ही कहती है कि ये देखो, जो मुझे डांट रही थी वो खुद लेट आ रही है। ये इसे एक्सक्यूज देते हुए कहती है कि मुझे मेरा रास्ते में ड्रीम बॉय मिल गया था, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। जोई फौरन से पूछता है कि वो तुम्हारे स्कूल वाले लड़के का क्या हुआ, तो सोहाई गुस्सा करते हुए कहती है कि उसका नाम भी मत लेना। इस पर योंग से कहती है कि तुम्हारा तो यही काम चलता है, एक लड़का छोड़ा तो दूसरा पकड़ लेती हो। इस पर सोहाई से फौरन याद करवाती है कि 1 साल पहले तुम उस लड़के से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। ये सुनते ही जोई इसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम इसका 8 साल वाला बॉयफ्रेंड कह रही हो? यूं के ये सुनते ही फिर से उसी लड़के की याद आती है, लेकिन इनके सामने जानबूझकर नाटक करती है। कहती है कि ऐसा कब हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। जोई इसे फौरन पूछता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो? तो यूं गुस्से से डांटती है, अगर दोबारा तुम से किसी ने मुझे ये सवाल पूछा तो यकीन मानो तुम दोनों का मर्डर करके जेल चली जाऊंगी। फिर योंग के फ्रेंड से कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें किसी नए लड़के से मिलवाएंगे। इस पर योंग काफी एटीट्यूड से कहती है, जब भी मैं कोई नया लड़का सिलेक्ट करूंगी पहले मैं रोमांस करूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि उसके साथ डेट करना है या नहीं। अभी ने पार्टी एंजॉय करते हुए काफी टाइम हो जाता है। सोहाई को उसके पेरेंट की तरफ से मैसेज आता है कि अगर आज रात तुम जल्दी घर नहीं पहुंची तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। सोहाई ये देखते ही सैड हो जाती है और इन्हें कहती है कि मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। अब ये इन्हें बाय करके यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद योंग चोई से कहती है कि तुम 2 मिनट यहीं पर बैठो, मैं सिर्फ वॉशरूम से होकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही ये वॉशरूम से वापस आती है तो ये देखती है कि चोई अपनी जगह से गायब था और योंग का सामान किसी और टेबल पर पड़ा हुआ था। इसी टेबल पर 2 लड़के भी बैठे हुए थे जो किसी दूसरे लड़के को देखकर कह रहे थे कि ये लड़का कितना बेशर्म है जो मुंह उठाकर सीधा स्कूल वापस आ गया। ये दोनों जिस लड़के के अबाउट बात कर रहे थे वो लड़का यूनसू था। योंग इन दोनों लड़कों से पूछती है कि क्या तुमने चोई को देखा, तो इनमें से एक लड़का बताता है कि वो शायद आइसक्रीम का बोल कर गया है। योंग समझ जाती है कि वो इसे अकेला छोड़कर भाग गया। योंग जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो ये लड़के इसे अपने पास बिठा लेते हैं और जानबूझकर इसे टीज करने के लिए इसके बॉयफ्रेंड के अबाउट बात करने लगते हैं। ये इसे पूछते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कब करने वाली हो, तो योंगी ने सीधा सीधा जवाब देती है कि हम अब डेटिंग नहीं कर रहे। इतना कहकर योंग यहाँ से जाने लगती है तो एक लड़का फिर से इसे रोककर पूछता है क्या तुम ठीक तो हो? एक्चुअली योंग इस सवाल से तंग आ चुकी थी। अब ये यहाँ से निकलती है और रास्ते में जाते हुए प्रे कर रही होती है, गॉड उस लड़के को पेनफुल डेथ देना। इसके पीछे ही यूनसू आ रहा था। ये इसे रोककर बताता है कि तुम्हारा बैग मेरे बैग से एक्सचेंज हो गया था। ये जब बैग ओपन करके देखती है तो इसे याद आता है कि ये बैग कैसे एक्सचेंज हुआ था। योंग यूनसू से अपोलोजाइज करती है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं। ये दोनों अपना बैग एक्सचेंज करते हैं
योंग जानती थी कि ये वही लड़का है जिसके अबाउट पार्टी में दोनों लड़के बात कर रहे थे। ये युनसू से कहती है कि तुम उस पार्टी में वापस मत जाना, वहाँ के लड़के अच्छे नहीं। कि मैं एक अच्छी सी प्लेस जानती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें ड्रिंक भी बाय करके दूंगी। युनसू कहता है कि मॉम ने कहा था कि जो तुम्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करे उसके साथ बिल्कुल मत जाना। इस पर योंग सैड होकर यहाँ से जाने लगती है तो युनसू इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम वाकई मुझे कुछ बाय करके दोगी। अब ये दोनों एक जगह आ जाते हैं और यहाँ योंग इसे एक जूस का डिब्बा देती है। युनसू देखकर थोड़ा सा शौक होता है कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर योंग इसे पूछती है कि तुम कुछ देखे देखे से लगते हो, क्या तुम मुझसे एक क्लास पीछे थे? तो ये बताता है कि हम दोनों सेम क्लास में थे। इस पर योंग को कुछ याद नहीं आता। फिर योंग आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ का व्यू कितना पीसफुल है, वेदर भी अच्छा है, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। युनसू इसके स्माइल के पीछे की पेन को देख रहा था। ये कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस पर दोनों की नजरें मिलती हैं और योंग को युनसू की आइज में खुद के लिए एम्पैथी नजर आती है। फिर योंग अपने दिल की भड़ास निकालती है और इसे बताती है कि मैं ओके नहीं हूँ। लोग अक्सर मुझे इस बात से तंग करते हैं कि 8 साल की डेटिंग के बाद उस लड़के ने मुझे डंप कर दिया। योंग अपने पास्ट को याद करके काफी सैड हो जाती है और फिर रोते हुए युनसू से कहती है कि मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। इसके बाद सीन सीधा रूम में शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये रात इनकी रोमांस में गुजरती है। प्रेजेंट में जैसे ही से ये सब याद आता है कि कल की रात इसकी कैसी गुजरी, ये थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। फिर ये खामोशी से युनसू के घर से निकलती है और बाहर आकर खुद को थोड़ा सा डांटती है। नेक्स्ट डे में ये अपना एग्जाम क्लियर कर रही होती है। एग्जाम देते हुए भी इसे रात का रोमांस याद आने लगता है। अब कुछ देर के बाद ये अपना पेपर क्लियर करती है। जैसे ही टीचर को सबमिट करने लगती है तो टीचर इसे पूछती है कि तुम इस साल भी इसी क्लास में हो। तो ये कहती है कि मैं जल्दी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगी। ये क्लास से निकलती है तो इसे इसकी फ्रेंड सोहाई मिल जाती है। ये दोनों बातें करते करते दूसरे रूम की तरफ जाने लगते हैं। योंग जैसे ही दूसरे क्लासरूम का डोर ओपन करती है तो आगे इसे युनसू मिलता है। इसे यहाँ देखते ही एम्बैरस हो जाती है और फौरन से डोर को क्लोज कर देती है। नेक्स्ट सीन में योंग सोहाई को सब कुछ बता देती है। सोहाई सुनते ही इसे डांटना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम ये सब करती रहना लेकिन मरने के बारे में कभी मत सोचना। तो योंग इसे बताती है कि पार्टी में सभी लोग मुझे बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या तुम ठीक तो हो। मैं इस सवाल से तंग आ गई थी। उसके बाद मैं युनसू से मिली। हम दोनों ड्रंक हो चुके थे और उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैंने हल्का फुल्का सा रोमांस कर लिया। सोंघाई कहती है कि भला ये कैसा एक्सक्यूज हुआ? वैसे युनसू लड़का तो काफी हैंडसम है। अभी लास्ट ईयर ही उसके पेरेंट्स की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी और वो अब्रॉड पढ़ने भी गया था। ये सुनते ही योंग को उन दोनों लड़कों की बातें याद आती हैं। वो इसी के अबाउट बात कर रहे थे। योंग कहती है कि मुझे तो ये रूमर्स लगते हैं। तो सोहाई कहती है कि पता नहीं क्या बात है, मुझे तो सिर्फ यही सुनने को मिला कि उसके पेरेंट्स की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन उसने लेने से डिनाई कर दिया और आधे में अपनी स्टडी को छोड़कर वापस आ गया। और इसी बात को लेकर हर जगह पर बातें होती रहती हैं। अब कुछ ही देर में युनसू भी यहाँ पर खाना लेकर आ जाता है। योंग उसे देखते ही इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है। स्कूल से बाहर निकलते हुए ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रही थी। सोहाई बताती है कि आज मॉर्निंग में सुबह प्रेयर के लिए गई तो वहाँ मुझे मेरा ड्रीम बॉय मिला, जिसे देखते ही मैं तो शॉक हो गई। सोहाई का सिस्टम ऐसा ही था, ये जिस लड़के को भी देखती थी इसे पसंद आ जाता था। योंग इसकी बातें सुनते ही इसे कहती है कि तुम्हारा नहीं कुछ हो सकता। नेक्स्ट सीन में योंग अपने घर वापस आती है। एक्चुअली ये कल रात ही अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। अब ये अपने सामान के एक एक बॉक्स को अनबॉक्स करना शुरू करती है और इसी दौरान इसे अपना एक पुराना लव लेटर मिलता है जिसे देखते ही इसे काफी गुस्सा आता है और फिर ये इसे गुस्से से फाड़कर साइड पर फेंक देती है। उस तरफ युनसू को दिखाया जाता है जो आज भी अपने स्कूल में किसी बात को लेकर ह्यूमिलेट हो रहा था। ये अपनी बुक्स को लेकर जाने लगता है तो इस सामने से एक लड़का दिखाई देता है। युनसू को देखते ही अपना पास्ट याद आता है जहाँ ये बरिस्टा से बात कर रहा था। कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। इस पर बरिस्टा से कहता है कि बात ये नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं या नहीं, बात इस वक्त ये चल रही है कि तुम्हारे अबाउट जो रूमर्स है वो कौन फैला रहा है। जाकर उस लड़के को ढूंढो और उससे पूछो। प्रेजेंट में बरिस्टा से देखते ही पूछता है कि क्या तुम वापस भी आ गए। युनसू इसे हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने घर को क्लियर करने के बाद कचरा लेकर बाहर आती है तो इसे सामने से युनसू आता हुआ दिखाई देता है। ये एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसे देखते ही छुप जाती है। कुछ देर छुपने के बाद जब ये दोबारा मुंह निकाल कर देखने लगती है तो युनसू इसके सामने ही खड़ा था। अब ये जैसे ही इसे इग्नोर करके जाने लगती है तो युनसू इसे रोक कर पूछता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। एम्बैरेसमेंट के चलते योंग इसे कहती है कि मुझे ऐसे ही स्टडी करने में मजा आता है,
फिर योंसू से पूछता है कि तुम फिर मुझे इवॉल्व क्यों कर रही हो। अब ये बात सुनते ही योंग फिर से एम्बैरेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये अपने घर पर चिल करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी से आवाज सुनाई देती है। तो इसके घर का डोर लॉक ओपन कर रहा है। डोर ओपन होते ही यहाँ पर एक कपल आता है। ये उन्हें देखते ही पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो ये आदमी बताता है कि ये तो हमारा ही घर है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। एक्चुअली योंग के साथ फ्रॉड हुआ था। इसने जिस लड़की से ये घर लिया था वो इस घर की असली मालिक थी ही नहीं। योंग पुलिस स्टेशन बैठी होती है और यहाँ इंस्पेक्टर से कहती है कि प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दें, मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इंस्पेक्टर इससे बताता है कि ऐसे स्कैम वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी कोई ये स्कैम करता है तो वो पूरी प्लानिंग के साथ करता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएं। नेक्स्ट डे योंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। ये अपने स्कैम को लेकर अभी तक सैड थी। फिर इसे हाईसू की मॉम की आवाजें सुनाई देती हैं, जो हाईसू को उठने के लिए कह रही थी, लेकिन हाईसू का अभी तक उठने का कोई भी मूड नहीं था। इसकी मॉम इसे धमकी लगाती हैं तो ये फौरन से उठ के चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना। एक्चुअली कल रात स्कैम के बाद योंग हाईसू के साथ इसके घर आ गई थी। हाईसू की फैमिली बहुत बड़ी थी और योंग इन सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। मॉम इसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें घर ढूंढने में कुछ ज्यादा दिन भी लग जाए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। इस पर योंग इनका थैंक्स करती है। अब खाना खाने के बाद ये सब लोग लाइन बनाकर बाथरूम के बाहर खड़े थे, क्योंकि हाईसू का घर छोटा था और इसकी फैमिली बड़ी। अब फ्रेश होने के बाद ये अपने हेयर्स को ड्राई कर रहे होते हैं। तभी हाईसू की छोटी बहन आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब हेयर ड्राई यूज करने की मेरी बारी है। और नेक्स्ट सीन में तो हद ही पार हो जाती है। ये दोनों बहनें मिलकर एक ही जैकेट के लिए झगड़ा कर रही थी और योंग इन्हें चुपचाप साइड पर खड़ी देख रही थी। अब इनके घर का ये माहौल देखकर योंग तो काफी तंग आ जाती है। अब ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद योंग अपनी जॉब पर आ जाती है तो इसे इसका कोलीग कहता है कि इलस्ट्रेटर से मिलने से पहले तुम सभी एजेंसीज की लिस्ट को ले आना। इतना कहकर ये चले जाता है कि तभी यहाँ पर यूनसू आ जाता है। यूनसू को देखते ही योंग एम्बैरेस हो जाती है। इसकी ये कंडीशन देखते ही यूनसू बताता है मैं अक्सर एग्जीबिशन में विजिट किया करता हूँ। इस पर ये से कहती है कि फिर तुम अपना विजिट एंजॉय करना। ये जाने लगती है तो यूनसू से पूछता है कि क्या तुम्हें उस रात के लिए रिग्रेट है। तो ये से बताती है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। यूनसू कहता है कि क्या तुम्हें रूमर्स की वजह से ऐसा फील हो रहा है। तो ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। यूनसू से काम करने के लिए कहता है फिर तो हमें एक्सीडेंटली ही मिलते रहना चाहिए। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब दोपहर में सोंग खाना खाने के लिए आती है तो यहाँ पर इसकी फ्रेंड भी आ जाती है। ये इसे सैड बैठा देखकर पूछती है कि तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो। तो ये से पूछती है कि आजकल कोई डिपॉजिट के मामले में स्कैम हो रहा है। तो इसकी फ्रेंड फौरन समझ जाती है कि योंग के साथ एक स्कैम हो गया। ये से पूछती है कि कितने पैसे गए। तो ये बताती है कि 55 लाख फोन गए। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर तो ये शॉक हो जाती है। फिर ये से पूछती है कि अब तुम कहाँ रह रही हो। तो ये बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ, मैं ज्यादा देर तो वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए सोच रही हूँ कि यूथ लोन ले लूँ। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि वो लोन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन एक और रास्ता है, अगर तो तुम न्यूली मैरिड हो तो फिर तुम्हें ये लोन मिल सकता है। योंग कहती है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। अब रात में ये सोहाई से मिलती है तो सोहाई से बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि चर्च में मुझे मेरा ड्रीम बॉय मिला था, मैंने उसे भी छोड़ दिया, वो लड़का ठीक नहीं था। योंग इसकी बातों को इग्नोर करती है क्योंकि ये तो इसकी हर रोज की कहानी थी। फिर ये से बताती है मुझे नया घर लेने का एक तरीका मिला है। सोहाई से पूछती है कि जल्दी बताओ। तो ये बताती है कि मैं तो लोन्स लेने वाली हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक लोन को अनाउंस किया है, जो भी कपल न्यूली मैरिड है उसे बिजनेस और फ्यूचर के लिए लोन मिल सकता है। सोहाई कहती है कि तुम किससे शादी करोगी। तो सोंग सैड होकर बताती है कि उसके लिए तो अभी मुझे लड़का ढूंढना पड़ेगा जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आए। इसकी बातें सुनकर सोहाई कहती है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, मुझे तो लगता था कि ये काम सीधा सीधा है। इस पर सोंग और भी सैड हो जाती है और कहती है मैं करूँ ही क्या, मेरी तो किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट डे योंग एक रेस्टोरेंट में आती है और यहाँ पर अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करती है। कॉफी ऑर्डर करने के बाद ये एक बुक को रीड कर रही थी कि तभी से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें चांद का नाम था। अब ये जैसे ही पलट कर देखती है तो इसके पीछे इसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और एक लड़का बताता है कि ये हमारी न्यू आर्ट के इलस्ट्रेटर रोजी हैं। योंग को रोजी की इलस्ट्रेशन बहुत पसंद थी, लेकिन इसे पता नहीं था कि वो सब कुछ चांद का है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सोंग रोड के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। चैन यहाँ आता है, ये से पूछता है कि आज तुम स्टूडियो भी नहीं आई। इस पर सोंग इसे बताती है कि आज मुझसे मेरी मॉम मिलने आई थी, जो मुझसे काफी अरसे से मिली नहीं थी। उन्होंने मुझे क्लोथ्स और फूड भी दिया और बहुत सारे पैसे भी। अब चैन इसका हाथ पकड़ के इसे घर ले जाने लगता है तो ये इसे रोक कर बताती है कि मेरी मॉम ने पैसे मुझे खुशी से नहीं दिए, वो चाहती हैं कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी उनसे मिलूं ही नहीं। इतना बताते बताते ये रोने लग जाती है। चान इसे हक कर लेता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर अपनी मीटिंग डिसाइड करते हैं। मीटिंग के दौरान योंग इसे काफी गुस्से से देख रही थी। ये अपने एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफी डिस्कशन करते हैं। योंग चान को अपना कार्ड देती है
तो ये देखते ही कहता है कि तुमने अभी तक नंबर चेंज नहीं किया। अब मीटिंग के बाद ये अपने ऑफिस में आती है। यहाँ आकर इसने रोजी के जितने भी बैनर्स लगाए थे सभी अपने डेस्क से उतार कर डस्टबिन में फेंक देती है। एक्चुअली योंग को लगता था कि ये कोई लड़की है, लेकिन रियलिटी सामने आने पर इसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें 2 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। योंग रोड पर ही बैठी हाइसू का वेट कर रही थी। हाइसू आती है तो इसे पूछती है कि तुम इतना सैड क्यों हो रही हो। तो ये इसके गले लग के रोने लग जाती है और बाद में बताती है कि 2 मंथ हो चुके हैं, मैं और चांद दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। जब भी वो मुझे देखता है तो स्माइल पास करता है और मुझे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाइसू इसकी बातें सुनकर चांद पर बहुत गुस्सा आता है। हर बार तुम ही पेन क्यों फील करती हो, उस कमबैक को बोलो कि अपना काम छोड़ दे, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। उसे ये भी कह देना कि अगर दोबारा वो सामने आया तो तुम उसे मार दोगी। इसकी बातें सुनकर सॉन्ग मुस्कुराने लग जाती है। फिर हाइसू कहती है कि वैसे तो तुम्हें शादी भी तो करनी है, तो उसके लिए जॉब तो जरूरी रहेगी। फिर हाइसू इसे एक एक करके कुछ लड़कों के नाम बताती है। तो योंग बताती है कि वो लोग शादी करना ही नहीं चाहते, किसी का कुछ और मैटर चल रहा है तो किसी का कुछ और। अब नेक्स्ट डे योंग अपने ऑफिस में बैठी होती है और ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए एक बैनर रेडी करती है जिसपे ये लिखती है कि मुझे एक हाउसमेट चाहिए। इसके बाद सोंग और चांद दोनों न्यू एक्सपीडिशन की प्लेस को देखने आते हैं। चांद यहाँ इनके टीममेट्स को बताता है कि हम एंट्रेंस में यहाँ पर इस किस्म की आर्ट को यूज करेंगे ताकि वो हमारे आने वाले कस्टमर्स के लिए एंगेजिंग रहे। ये बातें करते करते दूसरी तरफ चले जाते हैं। योंग इसे देखकर फिर से अपने फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ ये चांद से लास्ट टाइम ब्रेकअप कर रही थी और इसे पूछ रही थी कि प्लीज एटलीस्ट मुझे एक रीजन तो बता दो। अब प्रेजेंट में अभी इनकी बातें चल ही रही थी। टीममेट को मैनेजर की तरफ से कॉल आती है तो ये चांद को बताता है कि मुझे जरा इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। योंग आपको यहाँ पर सब कुछ विजिट करवाएगी। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और ये दोनों अकेले यहाँ रह जाते हैं। अब चांद योंग से कहता है कि ये एग्जीबिशन की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत रेयर है। अपॉर्चुनिटी का नाम सुनते ही योंग को फिर से पास याद आता है जहाँ लास्ट टाइम ब्रेकअप पर इसकी रीजन पूछने के बाद चांद इसे सब कुछ बता रहा था। ये कहता है कि मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं अब्रॉड जाकर अपनी सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ। योंग इसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने की क्या जरूरत है, हम दोनों टच में भी तो रह सकते हैं। तो चांद इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि तुम जानती हो मैं मल्टीटास्किंग नहीं, और वैसे भी मेरे लिए तुमसे ज्यादा मेरा फ्यूचर जरूरी है, मेरा सक्सेस होना जरूरी है। प्रेसिडेंट में चांद इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। योंग इसके ये सवाल पूछने पर सैड हो जाती है लेकिन इसे कोई आंसर नहीं करती। फिर हमें नेक्स्ट डे का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बस स्टैंड पर वही पोस्टर लगा हुआ था जो योंग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बनाया था। इस पोस्टर को यूनसू भी रीड कर लेता है। इसके पास ही खड़े लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने सोंग को कल यहाँ ये लगाते हुए देखा था। तो दूसरा लड़का कहता है कि वो शादी नहीं करने वाली, वो सिर्फ इस लड़के के साथ रहना चाहती है। यूनसू से रहा नहीं जाता तो ये कहता है कि योंग तुम्हारे जैसे लड़कों से बहुत नफरत करती है, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो किसी के लिए बुरा भी मत बोला करो। तब यहाँ योंग आ जाती है और यूनसू से कहती है कि तुम इन लूजर के मुंह क्यों लग रहे हो, और फिर इन लड़कों से कहती है कि मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ खराब चल रहा है, अपने काम से काम रखो और निकलते बनो। यूनसू इसकी बातें गौर से सुन रहा था कि इसके पीछे आता है और इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी। योंग इसके मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि इसने यूनसू से कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर ये कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यूनसू कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर योंग इसे लास्ट टाइम कंफर्म करने के लिए पूछती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हारे नाम के साथ डिवोर्स ही लग जाएगा, क्या तुम्हें ये टाइटल ठीक रहेगा। तो ये कहता है कि मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसे जानबूझकर पूछती है कि तुम वैसे शादी क्यों करना चाहते हो। यूनसू उल्टा इससे ही पूछने लग जाता है कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम शादी क्यों कर रही हो। अब ये दोनों एग्री करते हैं और गवर्नमेंट के एक ऑफिस में आकर ये दोनों खुद को मैरिज के लिए एंटर करवा देते हैं। इसके बाद इन दोनों की मैरिज फोटो का टाइम आता है। यूनसू को ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये बार बार इसे कहता जा रहा था कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, लेकिन योंग इसे कहती है कि फोटो तो लाजमी होती है। इसके बाद ये दोनों अपने डिफरेंट पोजेस में फोटोज बनवाते हैं और इन दोनों के कजन लोन एक न्यू घर मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने न्यू रूम में अपने सारे सामान को अनबॉक्स कर रही थी। दूसरी तरफ यूनसू भी अपने रूम में अपने सभी सामान को अनबॉक्स कर रहा था। यूनसू एक बॉक्स को ओपन करता है तो इसमें से योंग के इनरवियर्स मिलते हैं। तभी योंग भी यहाँ इन्हें लेने के लिए आ जाती है। यूनसू से देखते ही शाय होते हुए इसे फौरन बंद कर देता है। योंग आकर अपना बॉक्स उठाती है और रूम को देखते हुए कहती है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को काफी सूट करता है। यूनसू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो ये फनी वे में कहती है कि तुम भी कोल्ड और तुम्हारा रूम भी कोल्ड। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब यूनसू अपने रूम से फ्री होकर फ्रिज की तरफ आता है तो यहाँ इसे पूरी फ्रिज योंग के सामान से भरी हुई दिखाई देती है। ये यहाँ एक शेल्फ पर थोड़ी सी स्पेस बनाता है और अपनी सिर्फ एक पानी वाली बोतल इसमें रख देता है। इसके बाद ये वॉशरूम में आता है तो यहाँ भी इसे सारा सामान योंग का ही दिखाई देता
कहता है इसे अपना सामान रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। वॉशरूम से बाहर आता है तो बाहर इसे कितना सारा कचरा दिखाई देता है। तभी योंग और कचरा लेकर बाहर आ जाती है। इसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और कहता है कि चलो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। युंगसू इसे एक ब्लैंक पेपर देता है और कहता है कि हम दोनों इस पर अपनी अपनी शर्तें लिखेंगे। इस पर योंग फौरन से पहली शर्त लिखती है। युंगसू इसे रीड करता है, कोई भी एक दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। युंगसू भी इसे अपनी पहली कंडीशन लिख कर देता है, जिसे योंग रीड करती है कि कोई भी शेयर्ड एरियाज में अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं रखेगा। योंग ये रीड करते ही इसके खिलाफ हो जाती है, कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो। युंगसू कहता है कि सिर्फ 5 चीजें रखेंगे। योंग कहती है 10। इस पर इनकी बहस होते हुए बात यहाँ पर खत्म होती है। ये दोनों सिर्फ अपनी 6 चीजों को रख पाएंगे। इसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है और ये दोनों अपने होम टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं। युंगसू इसे कम करने के लिए कहता है तो योंग कहती है कि क्या तुम मुझे गर्मी में मारना चाहते हो। इस पर फिर से दोनों की बहस हो जाती है और दोनों मिड एयर का डिसाइड करते हैं। अब योंग इसे लास्ट कंडीशन लिख कर देती है कि कोई भी एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेगा। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाता है और दोनों इस पर साइन कर देते हैं। युंगसू अपने रूम में जाने लगता है तो योंग इसे फिर से रोककर पूछती है कि वैसे तुमने अचानक शादी करने का डिसाइड क्यों किया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब चांद ने एग्जीबिशन वाली जगह पर योंग से पूछा था कि क्या तुम ठीक हो। तभी युंगसू ने योंग को सैड खड़े हुए नीचे से देख लिया था। युंगसू इसे कोई आंस नहीं करता और चुपचाप जाकर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने रूम में बैठी होती है तो इसे अपनी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। ये इसे बताती है कि हमने शादी भी कर ली और हमें घर भी मिल गया। सोहे फौरन से नोटी मूड में आ जाती है और कहती है कि वैसे तुम दोनों एक दूसरे को क्या कहकर बुलाया करोगे। तो योंग इसे कहती है कि मैं तो इसे हे, यू या बात सुनो कहकर बुलाया करूंगी। इस पर ये इसे कहती है कि क्या तुम इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, तुम एक दूसरे को हनी और बेब भी कहकर बुला सकते हो। इस पर योंग इसे फौरन डांटने लग जाती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया। अब यूं ही कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय कर देती हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग चांद के घर पर बैठी हुई थी। एक्चुअली ये अपने सीनियर के साथ यहाँ पर आई थी। चांद पहली बार खुद को एक लोकल एरिया में इंट्रोड्यूस करवा रहा था और ये लोग इसी के बॉडीज की डिस्कशन करने के लिए आए थे। ये दोनों अपनी एग्जीबिशन को लेकर प्रमोशन के लिए बातें करते रहते हैं और योंग चुपचाप बैठी इनकी बातें सुनती रहती है। अचानक से चांद इसे कहता है कि तुम क्या कहती हो। अब ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए योंग को आंस करना पड़ता है। ये कहती है कि तुम जैसा कह रहे हो ठीक ही है। इतना कहकर योंग अपने सीनियर को एक्सक्यूज देती है और चुपचाप उठकर चली जाती है। चांद ये चीज नोट कर लेता है। यह युंगसू एक कैफेटेरिया में बैठा अपनी बुक को रीड कर रहा था कि कुछ ही देर में यहाँ पर एक लड़की आती है। ये लड़की एक्चुअली युंगसू की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ योंग चांद के घर से बाहर निकलती है तो चांद इसे रोक लेता है और कहता है कि आखिर कब तक तुम मुझे इग्नोर करती रहोगी। योंग इसे काफी भड़की हुई जवाब देती है कि अब तुम चाहो या ना चाहो हम दोनों के एक ही जगह पर रहकर काम करना पड़ रहा है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से काम के अबाउट की बात कर सकते हैं। आइंदा मुझसे कभी कोई बात करने की कोशिश भी ना करना। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बाहें खोलकर तुम्हारा वेलकम करूंगी। चांद कहता है कि तुम इतनी भड़की हुई क्यों हो। तो योंग इसे कहती है तुम्हारे लिए यूँ बात करना इजी होता होगा, वैसे भी हमारे रिलेशन में डम तो मैं ही हुई थी, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। योंग इसे ये बातें करते करते खुद भी हर्ट हो रही थी। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। यह युंगसू अपनी कोल्ड गर्लफ्रेंड को बता देता है कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो ये इसे पूछने लग जाती है तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली। तो ये इसे आंस नहीं करता, खुद ही में बैठा सोचने लग जाता है कि तुमने तो कभी मेरे साथ शादी की बात तक नहीं की। नेक्स्ट सीन में योंग घर पर हॉटपॉट लगाकर बैठी होती है। इतने में युंगसू भी इसके साथ आ जाता है। ये इसे चिकन फीट खाने के लिए पूछती है तो ये मना कर देता है। फिर ये इसे ड्रिंक के अबाउट पूछती है तो ये कहता है कि मैं सिर्फ पानी यूज करता हूँ। फिर इसके चेहरे को देखकर पूछता है कि आज तुम वैसे बहुत खुश लग रही हो। ये कहती है गुड न्यूज तो है, मैंने आज उसके मुंह पर ही उसकी इंसल्ट कर दी। युंगसू कहता है कि किसकी इंसल्ट करके आई हो। तो ये कहती है कि मेरे एक्स की। युंगसू सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। इस पर योंग नॉर्मली से आंस करती है कि मैंने उसे कहा कि अगर आइंदा उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। युंगसू ये बात सुनकर और शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये कितनी हिम्मत वाली है। फिर योंग इसे कहती है कि वैसे तुम एक छोटे से बच्चे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है। ये कहती है कि ना तो तुम ड्रिंक करते हो, चिकन फीट तुम वैसे नहीं खाते और भी कुछ डिशेज ऐसी जो पूछूंगी तो नाम तक नहीं लोगे। इस पर युंगसू कहता है कि मैं सब खाता हूँ। ये चिकन फीट ट्राई करने लगता है लेकिन वापस रख देता है। तो योंग इसे देखकर हंसने लग जाती है। नेक्स्ट डे योंग अर्ली मॉर्निंग उठते ही अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने लग जाती है। युंगसू इसे पूछता है कि आज तो तुम नहाए बिना ही खाना बना रही हो। तो ये कहती है कि मैं आज थोड़ा सा लेट हो रही हूँ इसलिए आज शावर नहीं करूंगी। युंगसू ये बात सुनकर फिर से हैरान हो जाता है। अब ये अपना खाना बनाकर टेबल पर ले आती है तो युंगसू इसे पूछता है कि क्या तुमने अपने एक्स को अपनी शादी के बारे में बताया। तो ये कहती है कि उसे बताने की कोई जरूरत
नहीं। फिर योंग आधे में ही अपना खाना छोड़कर भाग जाती है और इसे जाते हुए कहती है कि प्लीज ज़्यादा डिशेस तुम वॉश कर लेना। ये कहता है कि लास्ट नाइट भी मैंने ही की थी। इस पर ये फौरन से अपनी एक सेल्फी लेती है और इस पर कैप्शन डालकर यूनसू को सेंड कर देती है, जिस पर लिखा हुआ था कि आगे की 10 टाइम की डिशेस को मैं वॉश करूंगी। यूनसू ये देखकर सोचने लग जाता है कहीं ये मेंटल तो नहीं हो गई। अब योंग ऑफिस पहुंचती है तो इसका सीनियर इसे पूछता है कि तुम अपना काम कितनी जल्दी खत्म कर लोगी, तो ये बताती है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर ये इसे पूछता है आज मैं अपने ऑफिस के बाहर का वर्क करने वाला हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी? तो योंग खुशी खुशी हाँ कर देती है। योंग जल्दी से अपना काम फिनिश करती है और नेक्स्ट सीन में ये फिर से मुंह बनाकर एक जगह पर बैठी होती है। एक्चुअली इसका सीनियर इसे बिना बताए शान के स्टूडियो ले आया था। सीनियर चान को बताता है कि हम आपके अबाउट अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं, मुझे उसी के अबाउट आपसे कुछ सवालात करने थे। फिर ये योंग से कहता है। योंग अपने बैग से क्वेश्चन पेपर निकालती है और एक एक करके इससे सवाल पूछने लग जाती है। चान इसे सभी सवालों के सीधे सीधा जवाब देता है। योंग इसे सवाल इस तरह से पूछ रही थी ताकि इसे चान की पास्ट ईयर की फीलिंग्स के अबाउट भी पता चल सके, और चान इसे इस तरह से जवाब दे रहा था कि जैसे योंग को छोड़कर जाने के लिए रिग्रेट हो रहा है। लास्ट में ये इससे पूछती है अब अपना ये काम खत्म करके कितनी जल्दी वापस जाने वाले हैं। चान कहता है कि मैं अब वापस नहीं जाने वाला। ये सुनकर योंग फौरन शॉक हो जाती है। अब इंटरव्यू खत्म करने के बाद ये सीधा अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। ये आकर इसे बताती है कि चान अब वापस नहीं जाने वाला, वो यहीं पर रहेगा। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि इसे तुम्हें क्या, वो यहाँ रहे या बाहर रहे, तुम अपने काम से काम रखो। योंग कहती है कि मुझे तो डाउट है कि शायद वो बीमार है या उसे किसी किस्म की बीमारी लग चुकी है। तो हाइसू फौरन से इसकी बात को पकड़ लेती है और कहती है कि यही चीज मैं कहना चाहती थी, तुम्हें फिर से उसके लिए प्यार आने लगा है, तुम उसकी केयर करने लगी हो। नेक्स्ट सीन में यूनसू अपने घर पर बैठा बुक रीड कर रहा था कि तभी डोर की तरफ अचानक से देखते ही ये डर जाता है। एक्चुअली योंग ड्रंक हो चुकी थी। ये यूनसू को आते ही आइस टी देती है और इसकी चिक्स को पुल करते हुए कहती है कि तुम आज कितने अडोरेबल लग रहे हो। यूनसू थोड़ा सा शाय हो जाता है। तभी योंग को इसका चेहरा देखते ही याद आता है कि आज तो मुझे डिशेस को वॉश करना था। ये सीधा किचन में आ जाती है और ड्रंक हालत में ही अपनी डिशेस को वॉश कर रही थी। यूनसू इसे देखकर कहता है कि अपने डिशेस को सुबह वॉश कर लेना। तो ये कहती है कि यूनसू मुझे जान से मार देगा। इतना कहकर ये अनकॉन्शियस होने लगती है। तो यूनसू इसके फोरहेड पर फिंगर रख के इसे स्ट्रेट कर देता है। ये इसे पूछता है कि तुमने आज कितनी ड्रिंक की, तो ये बताती है कि सिर्फ 2 बोतल से ड्रिंक की मैंने। इतना कहकर ये अनकॉन्शियस हो जाती है और योंग के साथ हक कर लेती है। नेक्स्ट डे योंग अपने ऑफिस में बैठी होती है। इसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था। इनका बॉस इसे बताता है कि मुझे आर्टिकल पब्लिश के लिए कुछ फोटोज चाहिए। ये योंग के सीनियर को कहता है कि मुझे उसकी सारी फोटोज ईमेल कर देना। बॉस इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली सीनियर कल फोटोज को लेना भूल गया था। ये फौरन से योंग के पास आता है। ये इसे जल्दी से इसका बैग देता है और कहता है कि जाकर चांद के स्टूडियो से उसकी जितनी फोटोज हो सके ले आओ। ना चाहते भी योंग को चांद के स्टूडियो आना पड़ता है। यहाँ आकर ये इसकी आर्ट्स की बनाई हुई कुछ फोटोज को कलेक्ट करती है। फोटोज लेते लेते अचानक ये इसे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं। चांद इसे आंस नहीं करता। तो ये इसके पास आकर पूछती है कि तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है। इसके इंसिस्ट करने पर ये बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सच बताऊं तो पिछले गुजरे कुछ सालों में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे लगता था कि तुमसे दूर रहकर मैं खुद को संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी जगह मैंने अपनी लालच को चुना। मैं तुम्हें ये सब बताकर ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ कर दो, बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना। इसकी ये बातें सुनते ही योंग काफी इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखें भर आती हैं। घर पर यूनसू डिशेस को वॉश कर रहा था और मुंह में बड़बड़ा रहा था कि इसको आज घर तो आने दो, ये जैसी भी हालत में होगी मैं इसे सारी डिशेस को वॉश करवाऊंगा। कुछ ही देर में योंग भी घर आ जाती है। यूनसू इससे बात करने की कोशिश करता है तो ये इसे सॉरी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में आकर योंग रोने लग जाती है। तभी इसे मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। जब ये देखते है तो ये इसकी ही सेल्फी थी जो इसे यूनसू ने सेंड की थी। योंग ये देखकर स्माइल करती है। फिर ये अपने रूम से बाहर आती है तो यूनसू इसे वहीं खड़ा मिलता है। ये रोते हुए इसे पूछती है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं फिर से पिघल रही हूँ। यूनसू इसे कंसोल करने के लिए इसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इसे कोई आंस नहीं करता। योंग यूनसू को बताती है मैंने उसे भुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन अभी भी मैं उस पर फ्लैट होती जा रही हूँ। यूनसू इसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हें कभी भी छोड़कर फिर से जा सकता है। योंग इसे बताती है कि उसने मुझसे सॉरी किया। यूनसू पूछता है कि क्या उसे जरा सा भी रिग्रेट है। इस पर योंग चुप हो जाती है। इसे कंसोल करने के बाद यूनसू अपने रूम में आता है। ये अपने बेड पर लेटता है तो हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चान और एक लड़का दोनों आपस में बात कर रहे थे। लड़का कहता है कि क्या तुम जानते हो वही लड़का जो तुम्हारी वजह से अब्रॉड स्टडी नहीं जा पाया, वो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों आजकल साथ हैं। चान कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं। यूनसू साइड पर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। एक्चुअली यूनसू को स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो चान के पेरेंट्स ने इसे छीनकर अपने बेटे को दे दी, जिसकी वजह से यूनसू को वापस आना पड़ा। लेकिन ये बात इसके स्कूल वालों को नहीं पता। नेक्स्ट डे यूनसू अपने रूम से बाहर निकलता है तो योंग फ्रेश मूड में इसे बाय करके जाने लगती है। ये इसे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं दोबारा फ्लैट होने लगूं तो तुम मुझे डांट देना
ताकि मैं अपनी होश में वापस आ जाऊँ। इस पर यूनसू पूछता है कि तुम्हें किस तरह की डांट चाहिए, तो योंग इसे कहती है इतना हार्श बोलना कि मुझे फ्लैटर होने के बजाय तुम पर गुस्सा आने लगे। इतना कहकर ये बाय करती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूनसू एक बुक स्टोर पर अपने लिए कुछ बुक्स बाय कर रहा था। तब इसे रात का एक सीन याद आता है जब योंग रोते हुए इसे पूछ रही थी कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं फिर से फ्लैट होने लगी हूँ। खैर ये बुक्स बाय करके जाने लगता है तो इसे इसकी गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट आता है, क्या योंग को ये बात पता है तुमने चांद से रिवेंज लेने के लिए उससे शादी की है। यूनसू रिप्लाई करता है कि अभी मैं उसे कुछ नहीं बता सकता, अभी तो मैंने उससे बदला लेना शुरू भी नहीं किया। यहाँ योंग इसका सीनियर शान के पास बैठे इसका इंटरव्यू ले रहे थे और जैसे ही इनका इंटरव्यू खत्म होता है तो चांद सीधा योंग से पूछता है कि क्या हम कहीं कुछ खाने के लिए चल सकते हैं। योंग इसे मना नहीं करती और दोनों नजदीक के ही एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ चांद इसे सॉरी कहता है, बताता है कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर ये वेटर से कहकर चांग योंग पेपर्स मंगवाता है। वेटर जैसे ही इसे देती है तो ये योंग को दे देता है। योंग इसकी हरकतें नोट कर रही थी। अब ये दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं तो चांद इसे पूछता है, मैंने कल अपने शेड्यूल के बारे में तुम्हें पूछने के लिए कॉल की थी लेकिन तुम्हें कॉल लगी नहीं, तो क्या तुम मुझे अनब्लॉक कर सकती हो। इस पर योंग नॉर्मली से ओके कह देती है। चांद को अपनी बात बनती दिखाई नहीं दे रही थी तो ये फौरन से इसे डिनर के लिए पूछ लेता है। एक्चुअली चांद रिग्रेट होने के बाद इसे दोबारा अपनी लाइफ में एंटर करना चाहता था। यहाँ घर पर यूनसू घर के सफाई कर रहा होता है। इसे फ्रिज पर एक नोट लगा हुआ दिखाई देता है। ये फ्रिज ओपन करके देखता है तो योंग ने इसके लिए काफी सारी स्पेस बनाई थी और उसके लिए इसकी पसंद की वाटर बॉटल्स को भी लाकर रखा था। यूनसू देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सामने से यूनसू दिखाई देता है। ये इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये बताता है कि फोरकास्ट में आज वेदर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला ले आया। फिर ये कहता है कि वैसे भी मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं तुम फिर से फ्लैटर ना हो जाओ। इस पर योंग कहती है कि हाँ उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और साथ में से ये भी बताती है आज मुझे लेट नाइट थोड़ा सा काम है इसलिए मैं घर से चेंज करके थोड़ी देर बाहर चली जाऊंगी। इतने में इसका सीनियर भी आ जाता है। ये आते ही योंग से पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो योंग हेजिटेट होते हुए से बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है। इतने में यहाँ चांद भी आ जाता है तो योंग चांद को देखते ही यूनसू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। चांद को ये सुनते ही जेलसी फील होती है लेकिन यूनसू यही नहीं रुकता, ये इसे डांटने लग जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से हो गया, इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात सुनते ही सीनियर और चांद दोनों को झटका लगता है और फिर योंग को मामला कवर करने के लिए सफाई देनी पड़ती है कि हमने कुछ देर पहले ही शादी की है इसलिए हमें अभी इतनी आदत नहीं हुई। इन्हें कुछ बातें बताने के बाद योंग अपनी जान छुड़वा कर जाने लगती है तो यूनसू इन्हें रोक कर कहता है कि इस वीकेंड पर हमारे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है। ये योंग के सीनियर को इनवाइट करता है। योंग तो इसकी हरकतें देखकर हैरान हो रही थी कि इसे हो क्या गया है। इसके बाद यूनसू जानबूझकर टीज करते हुए चांद से भी कहता है कि तुम भी जरूर आना। इतना कहकर ये योंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें सीधा वीकेंड का डे दिखाया जाता है जहाँ यूनसू खड़ा कुछ सोच रहा होता है तो योंग इसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या सोच रहे हो। यूनसू बताता है कि आज घर पर पार्टी है उसी के अबाउट सोच रहा हूँ। तो योंग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। यूनसू कहता है कि इसकी वाकई जरूरत है, हमें तुम्हारे एक्स को दिखाना है कि हम वाकई मैरिड हैं। अब योंग भी इसके साथ बैठकर प्लानिंग करने लग जाती है। ये इसे पूछती है कि क्या हमें अपने रूम्स को कंबाइन कर लेना चाहिए। इस पर यूनसू भी हाँ कर देता है और फिर ये दोनों अपने स्टफ को एक रूम में ले आते हैं। रूम की सेटिंग करने के बाद ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। यूनसू पूछता है कि क्या तुम्हें झूठ बोलना आता है, तो योंग कहती है कुछ खास नहीं। फिर यूनसू इसे कहता है कि चलो मिलकर कुछ खाना बनाते हैं। इस पर योंग इसे कहती है मैं तो बस खाना खाने में एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर यूनसू हंसने लग जाता है। फिर योंग कहती है कि क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर यूनसू एग्री नहीं करता और कहता है कि आज की पार्टी में घर का खाना ही होना चाहिए। इस पर योंग अपने फ्रेंड को बुलवा लेती है। सोहाई आते ही बहुत कम टाइम में इतने ज्यादा खाना बनाकर इनके सामने रखती है। फिर जब ये इन्हें टेस्ट करवाती है तो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर योंग इसे पूछती है कि तुमने ये पॉपकॉर्न क्यों बनाए हैं। कहती है कि आज जो ड्रामा लगेगा मैं बैठकर देखूंगी ना। इतने में डोर की रिंग बेल हो जाती है और ये दोनों जल्दी से डिसाइड करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या करना है। सोहाई कहती है कि तुम दोनों के कपड़े मैच नहीं हैं, जल्दी से जाकर अपने मैचिंग कपड़े पहनो। इस पर ये दोनों पर्पल कलर वेयर करके आ जाते हैं। यहाँ योंग का सीनियर आया था। योंग इसे पूछती है कि क्या आप अकेले आए हैं, तो ये बताता है कि मैंने अपने टीममेट्स और मैनेजर को पूछा था लेकिन उन्हें किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। इतने में चांद भी यहाँ पर आ जाता है। अब ये सब लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और इस पार्टी को एंजॉय करते हुए चीयर्स भी करते हैं। अब सीनियर योंग से पूछता है कि तुम लोगों ने शादी कब की। योंग को आंस नहीं आ रहा था तो सोहाई कहता है कि कुछ ही टाइम पहले, हम लोग जल्दी में थे। फिर सोहाई चांद से पूछती है कि काफी देर बाद नजर आए हो। चांद भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। सीनियर शौक होकर पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो सोहाई कहती है कि इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद सोहाई इन सब की बातों के दरमियान एक गेम रख देती है और सीनियर इसके रूल बताता है कि सबसे बारी बारी सवाल पूछा जाएगा। जिसे आंस देना होगा आंस दे दे, जिसे आंस नहीं देना उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। अब सब लोग एग्री कर लेते हैं। सीनियर सोहाई के आगे ड्रिंक का गिलास रखता है और इसे पूछता है कि तुमने आज तक कितने लड़कों को डेट किया। इस पर सोहाई इसे आंस नहीं करती
और चुपचाप ड्रिंक कर लेती है। चान ये देखकर मुस्कुराने लग जाता है तो सोहाई को गुस्सा आता है। ये फौरन ड्रिंक का गिलास इसके सामने रखती है और इसे पूछती है कि तुम आज तक कितनी लड़कियों को मिले हो। इस पर चान ऑनेस्टली बता देता है कि मैं आज तक सिर्फ एक लड़की से ही मिला हूँ। अब चान योंग से सवाल करता है कि क्या तुम खुश हो, तो ये कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद सीनियर की टर्न आती है। ये यूनसू से सवाल करता है कि तुम्हें योंग में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। यूनसू इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो योंग इसकी ड्रिंक को खुद ड्रिंक कर लेती है। चान इनके बिहेव को अच्छे से नोट कर रहा था। अब कुछ देर के लिए चान स्मोक करने के लिए बाहर आता है कि तभी से इसके फ्रेंड की कॉल आती है। इसके साथ कुछ बातें होती हैं और फिर लास्ट में बातों में इसका दोस्त इसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। चान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो इसे बताता है कि सीक्रेट ये है कि उनकी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। चान को ये सुनकर शौक लगता है। यहाँ सोहाई यूनसू से सवाल करती है कि क्या तुम्हें इस शादी के अबाउट कोई भी रिग्रेट है, तो यूनसू कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं। फिर यूनसू चान से सवाल करता है कि क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है। इस पर चान सवाल का आंसर नहीं करता, ये ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद चान योंग से सवाल करता है कि क्या तुम लोगों ने वाकई ही शादी की है। अब इससे पहले कि योंग कोई उल्टा जवाब देती, यूनसू सबके सामने योंग को किस कर लेता है और फिर चान की तरफ देखकर पूछता है क्या तुम इसे सवाल का जवाब कंसिडर कर सकते हो। चान का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि इसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। योंग काफी ड्रंक हो चुकी थी और पार्टी खत्म होने के बाद यूनसू इसे उठाकर इसके रूम में लाकर लेटाता है। इसके ऊपर ब्लैंकेट देने के बाद यूनसू यहाँ से जाने लगता है तो योंग इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लेती है और इसे सीधा सीधा पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो ये भी इसे हाँ में आंस करता है। नेक्स्ट डे योंग अपने रूम से चुपचाप बाहर निकलती है और खामोशी के साथ यूनसू के रूम में आती है। यहाँ से ये अपना बैग, अपर कोट और अपने ब्रश को लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाती है। इसे लगता है कि यूनसू सोया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में यूनसू जाग रहा था और कल रात की बात को लेकर ये शायद भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग एग्जीबिशन में अपना काम कर रही होती है। ये कल रात की बात को ही सोच रही थी कि तभी इसका सीनियर इसके पास आता है। अब ये अपने मन में चल रही बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से पूछती है। कहती है कि मेरी एक दोस्त ने मुझसे पूछा था अगर उसे कोई लड़का बताए कि वो इसे लाइक करता है तो इसका क्या मतलब होगा। इसका सीनियर ये डम सा सवाल पूछकर इस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो। यूं कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो ये कहता है कि तुम्हें पता तो है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और योंग इसकी बातों को सुनकर शॉक हो जाती है कि मैंने तो इसे बताया ही नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसा कुछ कहा। इतने में चान यहाँ पर आ जाता है। ये आते ही इसे थैंक्स करता है कि कल रात तुम लोगों ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया था। इस पर योंग इसे कहती है कि थैंक्स तो तुम्हारा करना चाहिए, जो इनवाइट करने पर तुम आ गए। इतना कहकर योंग यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूनसू को एक टेक्स्ट मिलता है। इसे योंग ने ही टेक्स्ट किया था। ये कहती है कि आज रात का डिनर मेरी तरफ से है। इस पर यूनसू इसे फौरन टेक्स्ट करता है कि फ्रिज में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ ग्रोसरी बाय करने चलोगी। जैसे योंग अपने नए रिलेशन को लेकर काफी खुश हो रही थी, इसी तरह से यूनसू भी काफी एक्साइटेड था। ये इसे वाकई में प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ योंग अपनी एक मीटिंग में बैठी होती है और मोबाइल पर टेक्स्ट करते हुए काफी खुश हो रही थी। चान इसे ही देखता जा रहा था। तभी योंग का बॉस इसे पूछता है कि आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या कोई गुड न्यूज है। तो योंग कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और चान इसे स्माइल करता हुआ देखकर जेलस हो रहा था। यहाँ घर पर यूनसू अपने रूम में आता है तो इसे बेड पर योंग बैठी हुई दिखाई देती है और ये इसे सेम सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। यूनसू को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एक्चुअली ये इसका हेलुसिनेशन था। ये खुद को मुंह पर थप्पड़ मारकर होश में लाता है। इसके बाद ये वॉशरूम में आकर ब्रश करने लग जाता है तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। योंग से आकर फिर से सेम सवाल पूछती है तो ये फिर से खुद को होश में लाता है और खुद से कहता है कि लगता है मैं पागल होने लगा हूँ। एक्चुअली यूनसू रियल में योंग को लव करने लगा था। रेडी होने के बाद इसे टेक्स्ट मिलता है। योंग ने बताया था कि इसका सुपरमार्केट के बाहर वेट करेगी। टेक्स्ट रीड करते ही ये खुशी से स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुपरमार्केट में आ जाती है तो यूनसू पहले ही यहाँ पर आया हुआ था। योंग इसे देखते ही सेलफोन बंद कर देती है। यूनसू इसे देखते ही हेजिटेट होते हुए हाय करता है। इसके बाद ये दोनों हेजिटेट होते हुए ग्रोसरी बाय करने लग जाते हैं। योंग जिस भी चीज का नाम लेती है तो यूनसू कहता है कि हाँ ये मुझे भी बहुत पसंद है और उठाकर बास्केट में डालता जा रहा था। इसके बाद ये मीट को बाय करते हैं। यूनसू 2 पैकेट उठाकर क्रैब मीट डालता है तो योंग इसे झगड़ने लग जाती है। ये इसे कहती है किमची मीट डम्पलिंग के लिए अच्छा होता है तो योंग कहता है कि क्रैब मीट भी अच्छा होता है। इस पर दोनों की बहस होती है। आखिर में यूनसू दोनों मीट का एक पैकेट उठाकर टोकरी में डाल लेता है। शॉपिंग करने के बाद घर पर ये खाना बनाकर खा भी चुके थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफी खुश होते हैं। इसके बाद मुस्कुराते हुए अपने लवी डवी कपल के तौर पर ये दोनों मिलकर डिशेस को भी वॉश
करते हैं। योंग इसे पूछती है, तुमने जो चौकरी बाय की थी उसे कब बनाने वाले हो? यूनसू कहता है कि ये तो तुम्हें बाय करने से पहले सोचना चाहिए था। योंग कहती है कि मैंने कब बाय की, तुम्हें तो कहा था कि मुझे वो बहुत पसंद है। यूनसू फौरन से अपनी जुबान से मुकर जाता है, कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसके बाद योंग कल रात की बात करने लगती है। यूनसू फौरन से शाय होता है और बात को पलटाते हुए यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपने रूम में सोने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही होती। ये अपने रूम से बाहर आकर पानी पीती है और फिर जैसे ही पलटती है तो इसके पीछे ही यूनसू खड़ा था। ये यूनसू को गुड नाइट कहकर अपने रूम में जाने लगती है तो यूनसू इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो ये भी हाँ में आंस करती है। इसके हाँ करते ही यूनसू इसे किस कर लेता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी थी। किस करते करते दोनों रूम में आ जाते हैं और फिर यूं ही रोमांस करते हुए इनकी रात गुजरती है। नेक्स्ट डे यूनसू की जब आंख खुलती है तो इसे टेक्स्ट मिलता है। योंग ने इसे बताया था कि हमारी एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आज मुझे उसकी प्रेपरेशन के लिए जल्दी जाना पड़ा। इसके बाद यूनसू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करता है, आज रात मैं योंग को सब कुछ बता दूंगा, इससे पहले कि देर हो जाए। यहाँ योंग ऑफिस में काफी खुश घूम रही होती है कि तभी से यूनसू का टेक्स्ट आता है कि क्या आज रात तुम घर जल्दी आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। योंग इसके टेक्स्ट रीड करके और भी खुश हो जाती है। फिर ये यूनसू को टेक्स्ट करके बताती है कि आज रात मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, तो ये 3 दिन में एग्जीबिशन का काम खत्म हो जाएगा, हम उसके बाद बात करेंगे। यूनसू से बात करने के बाद योंग अपने एग्जीबिशन के काम को कवर करने लग जाती है। नेक्स्ट डे एग्जीबिशन की ओपनिंग होने वाली थी, इसलिए आज ही इन्हें ये सारा काम टाइम से पहले कंप्लीट करना था। अब रात में योंग अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है तो इसका सीनियर इसे पूछता है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो योंग बताती है कि मेरा अब कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये कहता है कि इस काम को छोड़ दो, घर जाओ और कल सुबह जल्दी आकर कर लेना। इस पर योंग ओके करके यहाँ से जाने लगती है। ये इसे पूछता है कि तुम्हारा काम कितनी देर में खत्म हो जाएगा? तो ये कहती है कि कुछ टाइम लग जाएगा। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगती है तो ये इसे एक इन्वेलप देता है। इस इन्वेलप में एक कार्ड था जिस पर लव एंड रिलेशनशिप लिखा हुआ था। चान इसे कहता है कि मैं वापस जाने से पहले तुम्हें ये देना चाहता था। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और योंग इसकी हालत देखकर फिर से सैड हो जाती है। योंग जब एग्जीबिशन में वापस आती है, यहाँ आकर ये इसकी बनाई हुई आर्ट्स को जरा गौर से देखती है। इस पर इसे रियलाइज होने लगता है कि इन आर्ट्स में इन दोनों की कहानी लिखी हुई है, कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्यार किया करते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन टाइम आने पर लड़के ने लड़की को छोड़ दिया। योंग का जैसे ही इस आर्ट की समझ आती जा रही थी, इसे अपना गुजरा हुआ टाइम याद आने लगता है और फिर लास्ट पेंटिंग को देखकर ये इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि ये रोने ही लग जाती है। नेक्स्ट डे हमें एग्जीबिशन की ओपनिंग दिखाई जाती है, जहाँ एक रिपोर्टर चान का इंटरव्यू ले रही थी और चान इंटरव्यू देते हुए योंग की तरफ देख रहा था। ये जैसे ही योंग से बात करने के लिए जाने लगता है तो तभी इसका दोस्त आगे आ जाता है। ये इसकी एग्जीबिशन की ओपनिंग पर इसे कांग्रेट्स करता है। यहाँ घर पर यूनसू बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी इसे याद आता है कि आज का फोरकास्ट भी बारिश का बताया गया है, इसलिए ये जाते हुए अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाता है। नेक्स्ट सीन में चान और इसका फ्रेंड एग्जीबिशन के बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं कि तभी इसकी नजर यूनसू पर पड़ती है, जो यहाँ पर योंग को अम्ब्रेला देने के लिए आया था। इसका फ्रेंड यूनसू को देखते ही कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यूनसू सीधा बिल्डिंग में आता है और लिफ्ट में चला जाता है। यहाँ चान भी सीढ़ियों से ऑफिस की तरफ जाने लगता है। चान यूनसू से पहले योंग से मिलना चाहता था। चान को लॉबी में ही योंग मिल जाती है। ये इसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी आर्ट्स को देखा? तो योंग इसे हाँ में आंस करती है। ये काफी सैड लग रही थी। चान इसे सॉरी करता है। योंग कहती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे यहाँ से जाना है। ये जाने लगती है तो ये इसे कहता है कि प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, मैं तुमसे आखिरी चांस मांगता हूँ। योंग खुद को काफी हर्ट कर चुकी थी। ये इसे कहती है कि किस चांस की बात कर रहे हो, तुम अपनी हद में क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें एक चांस दे भी दूं, फिर तुम क्या कर लोगे? जब से तुम वापस आए हो मुझे पहले से ज्यादा पेन फील होने लगा है। चान अभी भी इसे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा था और भी शर्मों की तरह कहता है कि हम 2 साल और डेटिंग करेंगे और फिर 10 साल पूरे होने के बाद हम शादी कर लेंगे। योंग कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उसे डिवोर्स दो और मेरे साथ आ जाओ। इस पर योंग इसे कहती है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगती है तो चान अपनी हदें पार कर देता है। क्या तुम्हें पता है कि यूनसू ने तुमसे शादी क्यों की थी? इससे पहले कि योंग को यांस करती। यूनसू आता है और इसका हाथ पकड़ के इसे अपने साथ ले जाता है। इस पर योंग यूनसू से ही पूछ लेती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। योंग इसके साथ कोई झूठ नहीं बोलता, इसे ऑनेस्टली बता देता है कि मुझे चांद से रिवेंज लेना था। सच सामने आने पर योंग का दिल टूट जाता है और ये बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाती है। एक्चुअली चांद ने एक टाइम पर 2 लोगों का दिल तोड़ा था। पहला यूनसू की स्कॉलरशिप छीनी थी और दूसरा फिर जाते हुए योंग से अपना ब्रेकअप किया और यूनसू ने अपने रिवेंज की खातर योंग को इन दोनों के मामले में घसीटा। यूनसू इसके पीछे आता है और इसे मनाने की कोशिश करता है। योंग इसे कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। नेक्स्ट डे योंग एग्जीबिशन में अपना काम कर रही होती है कि तभी इसका बॉस इसके पास आता है। ये इसे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो ये बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर ये इसे कहता है
कि क्या आज तुम एग्जीबिशन के बाद हमारे साथ बियर पीने चलोगी। सीनियर भी यही बात बोलता है तो योंग इनके साथ जाने के लिए हाँ कर लेती है। योंग को युनसू की कॉल आती है लेकिन ये इसकी कॉल को अटेंड नहीं करती। इसके बाद अपने बॉस और सीनियर के साथ एक क्लब में आ जाती है। यहाँ आकर ये लोग इसे गिफ्ट देते हैं। ये ओपन करके देखती है तो इसमें एक महंगे से ब्रांड का हेयर ट्रीटमेंट था जिसे देखकर योंग को काफी खुशी होती है। इतने में यहाँ पर चांद भी आ जाता है। चांद को देखते ही योंग का मुंह लटक जाता है। बॉस और सीनियर मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करते रहते हैं और चांद और योंग एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन कोई बात नहीं करते। यहाँ घर पर युनसू अपना सारा सामान पैक कर रहा था तभी इसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है जो इन्होंने साइन किया था। इसे ये देखते ही अपना पास्ट का टाइम याद आने लगता है और ये भी सैड हो जाता है। योंग कुछ दिन तो घर ही नहीं आती, काफी दिनों तक सैड ही घूमती रहती है। फिर एक दिन से युनसू का टेक्स्ट मिलता है कि मैंने घर खाली कर दिया है, अब तुम वापस जा सकती हो। कुछ देर के बाद योंग जब घर वापस आती है तो यहाँ खाली घर देखकर इसे चांद की याद नहीं आती बल्कि इसे युनसू की याद आने लगती है। ये जब ड्राइंग रूम में आती है तो यहाँ युनसू के साथ बिताया हुआ टाइम इसे याद आता है। फिर जब बेडरूम में जाती है तो यहाँ पर इसके साथ हंसते मुस्कुराते हुए गुजरे हुए पल याद आते हैं। इस पर इसे रियलाइज होता है कि इसका सच्चा प्यार युनसू के साथ है। फिर ये भागते हुए उस ब्रिज पर आती है और आकर युनसू को ढूंढने लग जाती है लेकिन वो इसे कहीं नहीं दिखाई देता। तभी इसे युनसू पीछे से आवाज देता है। युनसू इसे देखते ही सॉरी करता है और कहता है कि मुझे पहले ही तुम्हें ये बता देना चाहिए था। योंग आते ही इसे हक कर लेती है। फिर इसे कहती है कि हमें डिवोर्स तो करनी ही पड़ेगी ताकि हम उसके बाद अपनी डेटिंग को स्टार्ट कर सकें। ये बात सुनते ही युनसू इसे किस कर लेता है और दोनों इस बात के लिए एग्री कर लेते हैं। इसके बाद हमें हैप्पी लाइफ के कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये कभी घर पर झगड़ा कर रहे होते हैं तो कभी हंसी खुशी बाहर डेट पर जा रहे होते हैं। इन दोनों को इनका सच्चा प्यार मिल चुका था और चांद को उसको किए हुए की सजा मिल गई। इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।